हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कोलंबिया का रहने वाला हूं। मैं घोस्ट हंटर हूं और मैं यहां अपने दोस्त कैप्टन घोस्ट के साथ भूतों को पकड़ने का काम करता हूं। इस कहानी के पहले एपिसोड को अगर आपने देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि मैं कैसे बच्चों के गायब होने वाले रहस्य के तलाश में कैसे गांव में गया था, जहां रात के वक्त पूरे गांव में एक मधुर सी आवाज गूंजती थी जिससे सभी गांव वाले गहरी नींद में सो जाते थे। उसके बाद गांव में एक बेंडुआ आता था जो अपने साथ बच्चों को उठाकर एक डायन के पास लेकर जाता था, जो उस गांव के बाहर पहाड़ी से लग कर रहा करती थी। बहुत छानबीन करने के बाद मुझे पता चल ही गया था कि वही डायन है जो रात के वक्त गांव में सुरीली आवाज में एक खास तरह के राग को गुनगुनाया करती है, जिससे सभी गांव वाले अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद वो बेंडुआ आता है जो अपने साथ बच्चों को उठाकर उसी डायन के पास लेकर जाता है। मैं उसे रोकने के लिए उसके ठिकाने पर गया था, लेकिन उसने मुझे आईने में कैद कर दिया था। उसके पास बच्चों के लाशों के झुंड थे जो जमीन से निकले शैतान अपने साथ लेकर गए। और फिर मनोरमा और कैप्टन घोस्ट वहां पे पहुंच आए थे। उन्होंने इस डायन का खात्मा कर मुझे उस आईने से आजाद किया था, लेकिन एक राज अभी सुलझाना बाकी रह गया है। वो शैतान बच्चों की लाश अपने साथ क्यों लेकर गया? उसका कहना था कि दुनिया काली हो। उसके इस शब्द का क्या मतलब था? वो बेंडिगो जो असल में एक इंसान था और जख्मी होने के कारण हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसे पता है उस शैतान के बारे में। हम उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर अपने ऑफिस वापस आ गए थे और अब यहाँ इंतजार कर रहे हैं उस इंसान के ठीक होने का जो पहले बेंडिगो बना हुआ था। दिन के लगभग 12 बजने को थे। कैप्टन घोस्ट यहीं मेरे बगल में बैठे खुले हुए फाइलों को देख रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। जब मैंने कॉल उठाया तो कॉल हॉस्पिटल से था। उनका कहना था कि आपने जिस पेशेंट को यहाँ पे भर्ती किया था वो ठीक हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और अब मैं ये बात कैप्टन घोस्ट को बताया। वो भी रेडी थे। उनका कहना था चलो हम अभी अस्पताल चलते हैं। फिर हम दोनों कार में बैठे अस्पताल पहुंचे। मनोरमा जो वहीं ऑफिस में थी। हम दोनों अस्पताल पहुंचते ही उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने लगे। उनसे पूछने लगे कि बताइए आप उस पाताल शैतान के बारे में क्या जानते हैं? तब उनका कहना था, देखिए मैं यहां से आपको नहीं बता सकता। अगर मैं आपको बता भी दिया तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आप हमारे साथ उसी गांव में चलिए जहां वो डायन रहा करती थी, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे। हम भी मान गए थे। फिर हम उस बूढ़े को अपने कार में बिठा उसी गांव की ओर बढ़ चले। ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों के साथ बसा ये प्यारा सा गांव जो आज बहुत खुशहाल नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले कुछ रातों से अब यहाँ के बच्चे गायब नहीं होते हैं। मैं अपनी कार को चलाता हुआ उस गांव के आखिरी छोर पे पहुंचा और कार से नीचे उतर पहाड़ की ओर बढ़ चले। हम झाड़ियों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहे थे और कुछ ही देर में हम उस जगह पे भी पहुंच आए जहां वो डायन रहा करती थी। ये पहाड़ से लगकर काले जमीन वाला इलाका था तो ये जंगल का इलाका, लेकिन यहाँ जमीन पे ना तो कोई पेड़ थे और ना ही घास या फिर छोटे छोटे पौधे। जमीन पूरी तरह से काली थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन पे सिर्फ और सिर्फ काले रंग के राख बिखरे पड़े हैं। तब वो बूढ़े व्यक्ति कहने लगे थे, देखिए यहाँ से दाएं तरफ वो जो कुछ ही दूरी पर ऊंचा पहाड़ दिख रहा है ना, उसी पहाड़ पे एक खास तरह का दरवाजा है जिससे हम उस पाताल शैतान की दुनिया में जा सकते हैं। असल में वो दरवाजा एक वार्म होल की तरह है जो बस एक झटके में हमें इस दुनिया से उन शैतानों की दुनिया में पहुंचा देता है। मैं कभी कभी उस डायन के साथ उन शैतानों की दुनिया में जाया करता था जब मैं बेंडिगो के रूप में था। बस मैं इतना ही जानता हूं। इसके अलावा वहां क्या होता है, वो शैतान बच्चों की लाशें अपने साथ क्यों लेकर जाता है, मैं नहीं जानता। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और तब मैं उनसे कहने लगा, तो ठीक है चलिए हम अभी चलते हैं। उस पहाड़ पे उस दुनिया में जाने का दरवाजा तो है ना? तब उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था, देखिए अभी हम नहीं जा सकते। उस पहाड़ पे हर अमावस्या की रात ही वो खास तरह का दरवाजा खुलता है जो एक बड़े से विशाल बरगद के पेड़ में है। वो दरवाजा रात के लगभग 12 बजे के करीब खुलती है, जिससे आके चुंदिया देने वाली रोशनी बाहर निकलती है, पीली रोशनी बाहर निकलती है और तब हमें उस दरवाजे के अंदर जाना होता है। अभी हम उन शैतानों की दुनिया में नहीं जा सकते। वैसे भी
अब मैं वहां जाना नहीं चाहता। आप लोग अमावस्या की रात वहां जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं उनके चेहरे पे डर साफ साफ देख पा रहा था। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद अमावस्या है ना, तब तक हमें इंतजार करना होगा। चलो हम अपने ऑफिस वापस चलते हैं। फिर हम चलते हुए जंगलों को पार कर उसी छोटे से गांव में पहुंच आए थे जहां वो बूढ़ा व्यक्ति अरीना जी के घर चला गया था। और फिर हम अपनी कार में बैठ ऑफिस की ओर बढ़ चले। हम ऑफिस पहुंचे और तब मैं कैप्टन घोस्ट से कहने लगा था, कैप्टन वैसे तो वो शैतान अभी तक किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है ना, फिर हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? भले उसका कहना था कि वो बच्चों की लाशों को शैतान में बदलेगा और फिर दुनिया काली कर देगा, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे किसी इंसान को कुछ नुकसान हो, तो फिर हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तब कैप्टन घोस्ट का कहना था, इंतजार करो जोसेफ, तुमने तो सुना ही होगा कि तूफान आने से पहले खास तरह की शांति होती है। वो शैतान भी यकीनन कुछ ऐसा ही करने वाला है। सच में समय बीता और एक दिन जब मैं दिन के 11 बजे ऑफिस में बैठा हुआ था, तब हमारे पास एक ऐसा लेटर आया जिसे देखकर हम दंग रह गए। ये लेटर उसी गांव से आया था जिस गांव के बाहर वो ऊंची सी पहाड़ी है जिसके ऊपर वो खास तरह का दरवाजा खुलता है जिससे हम उन शैतानों की दुनिया में जा सकते हैं। वहां लेटर में लिखा गया था, डियर घोस्ट हंटर्स, हमारे गांव में एक अजीब सी मुसीबत आन पड़ी है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक दिन हमारे गांव में तेज भवंडर आया। ये काले रंग के धूल से बना हुआ भवंडर लग रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था, ऐसे ठंड के मौसम में भवंडर नहीं आते जब तक कि मौसम खराब ना हो, लेकिन अभी तो मौसम भी खराब नहीं है, फिर ये भवंडर कैसे आ गया? यहाँ तेज हवाएं भी नहीं चल रही। मैं उस भवंडर को देख रहा था। वो भवंडर पूरे गांव में घूम रहा था और धीरे धीरे जैसे छोटा होता जा रहा था। और तब मैंने गौर से देखा कि वो धूल से बना हुआ भवंडर नहीं बल्कि बच्चों के झुंड थे। कई सारे बच्चे थे जो आपस में इकट्ठा होकर गोल गोल घूमे जा रहे थे। ये बच्चे दिखने में काफी अजीब लग रहे थे और तब मैंने देखा कि उन बच्चों के झुंड में से, उन बच्चों के गोल गोल घूमते हुए भवंडर में से एक एक बच्चा निकल निकल कर सभी घरों के दरवाजे के बगल में चिपक रहा था। वो अजीब से दिखने वाले बच्चे जो भवंडर से निकलते और सभी घरों के दरवाजे के बगल में दीवार से जाकर चिपक जाते। मैं समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। यहाँ पूरे गांव में ऐसा ही हुआ है और उस दिन से ही मेरा पूरा का पूरा गांव जैसे काला फिर गया है। यहाँ की मिट्टियां पूरी तरह से काली फिर चुकी है, हमारे घर वो पूरी तरह से काले फिर चुके हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर इस गांव में ऐसा हुआ क्या है। इसके अलावा और भी इस गांव में कई सारे रहस्य हैं, कई सारे बातें हैं जो आप यहाँ पे आकर ही समझ पाएंगे। वहां लेटर में भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था, बस एड्रेस लिखा हुआ था जिसकी सहायता से मैं उस गांव में जा सकता था। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, देख लिए अब समझ में आया ना कि वो शैतान ऐसा क्यों कहा करता था कि दुनिया काली होगी। यकीनन उस गांव पे बहुत ही बड़ा खतरा आया होगा। चलो हम अभी उस गांव में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने साथ सभी जरूरत की सामान ले लेना, सभी हथियार ले लेना जिससे हम भूतों से लड़ पाएंगे। यकीनन उस गांव पे बहुत बड़ा खतरा होगा। इतना बोलते हुए कैप्टन घोस्ट वहां ऑफिस में कुछ जरूरत की मशीनें निकालना शुरू हो गए जो हमारे भूत पकड़ने में काम आते, भूतों से लड़ने में हमारे काम आते। मैं भी उन मशीनों को कार में रखता जा रहा था। कुछ ही देर में कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, बस हो गया, चलो हम उस गांव में जाने के लिए निकलते हैं। तुम अपने सभी हथियार अपने साथ रख लिए ना? तब मैं भी उन्हें हाँ का इशारा किया। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, ठीक है, मनोरमा को बुलाओ, उसके बाद हम उस गांव में जाने के लिए निकलेंगे। तब मनोरमा भी हमारे साथ आकर कार में बैठ गई और फिर कैप्टन घोस्ट कार को चलाते उस गांव की ओर बढ़ चले। पहले तो मैं अपने शहर को पार करना पड़ा, उसके बाद कई छोटे छोटे गांव आए। हम उन्हें भी पार करते हुए इस पहाड़ से लगकर छोटे से गांव में पहुंच आए थे। ये गांव जो दूर से ही देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव पे काले रंग के धूल से बना हुआ बादल छाया हुआ हो, पूरा का पूरा गांव काले रंग के कोहरे से ढका हो। हम जैसे जैसे उस गांव के नजदीक पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे कान पे काफी तेज हवाओं के चलने की आवाज जो साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वो होता है ना जब हवाएं तेज चलती है तो साए साए की आवाजें
जो हवा के साथ हमारे कानों पे सुनाई पड़ती है, वैसे ही आवाज हमारे कान पे यहाँ पड़ रहे थे। और तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, हमारे पास चश्मा है ना, पहन लेना। उस गांव में जाने से पहले हम अपनी आंखों पे चश्मा पहन कर जाएंगे, जिससे होगा ये कि तेज हवाओं के कारण जो वहां गांव में धूल उड़ रही है वो हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने जेब से चश्मा निकाला और आंखों पे डाल लिया। हम तीनों चश्मा पहन चुके थे और उस गांव की सीमा की ओर बढ़े जा रहे थे। हम जैसे जैसे उस गांव की सीमा के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे वहां चलने वाली तेज हवाएं जो हमारे शरीर पे पड़ना शुरू हो गई थी। हम उस गांव की सीमा तक पहुंचे और अपना कदम उस गांव में रख चुके थे। यहाँ गांव की जमीन पूरी तरह से काली दिखाई पड़ रही थी। यहाँ जो घर बने हुए थे वो पूरी तरह से काले रंग के फिर चुके थे। मुझे नहीं पता कि यहाँ गांव में उड़ने वाले ये काले रंग के धूल जो इन घरों के दीवारों पे जम गए थे, जिस कारण ये घर काले रंग के फिर चुके थे, या फिर सच में यहाँ की जमीन ही काली फिर चुकी थी, ये घर काले फिर चुके थे। यहाँ गांव में कई सारे पेड़ थे, सभी पेड़ों के रंग काले। हम वहां के घरों में झांकते हुए गांव में अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब गांव के थोड़ा अंदर पहुंचे तब मैंने नोटिस किया कि यहाँ जितने भी घर हैं, सभी घरों के दरवाजे के बगल में जैसे खास तरह की मूर्ति को लगाया गया है। देखने में यह मूर्ति जैसा ही था, लेकिन जब हम उसके नजदीक पहुंचे तब मुझे पता चला ये मूर्ति नहीं था, बल्कि ये बच्चा था। अजीब सा दिखने वाला बच्चा जो वहां दरवाजे के बगल में दीवार से लगकर चिपका हुआ था। इसके बाल पूरी तरह से लाल थे और चेहरा देखने में पूरा सफेद और आंखें पीले रंग के चमक रहे थे। इस बच्चे को देखते मुझे उस शैतान की याद आ गई। वो पाताल शैतान, वो भी तो ऐसा ही था ना। उसके भी बाल पूरी तरह से लाल थे, चेहरा सफेद और आंखें पीले रंग की चमक रही थी। इसका भी चेहरा बिल्कुल वैसा ही है। हम इस बच्चे की ओर देखते हुए इससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा हमसे कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस अपनी आंखों की पुतलियां इधर उधर घुमाकर हमारी ओर देखे जा रहा था। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, देखो ये कुछ नहीं बोलने वाला, यकीनन इसका यहाँ दीवार पे चिपकने के पीछे कोई खास मकसद होगा। देखो घर में कोई है भी या नहीं, आवाजें लगाओ, घर के अंदर जाकर देखो, अगर कोई है तो उससे बातें करो। अब मैं भी काफी तेज तेज आवाजें लगाना शुरू हो गया था। मैं काफी देर तक आवाजें लगाता रहा, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। तब मैं घर के अंदर चला गया। घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और मैं घर के अंदर सभी कमरों में झांक कर देख रहा था, सभी घर के कमरों को चेक कर रहा था, लेकिन वहां घर में कोई भी इंसान था ही नहीं। कैप्टन घोस्ट भी हैरान थे। दूसरे घर में देखो, देखो दूसरे घर में कोई होगा, हो सकता है इस घर में कोई इंसान ना हो, कहीं चला गया हो। फिर मैं दूसरे घर में भी गया, वहां भी सभी कमरे को चेक किया, लेकिन उस घर में भी कोई इंसान था ही नहीं। मैं इसी तरह से कई घरों में देखा, कई घरों के कमरों को चेक किया, लेकिन यहाँ पूरे गांव में कोई इंसान तो था ही नहीं। यहाँ सभी घरों के दीवार से लगकर यह अजीब सा दिखने वाला बच्चा चिपका हुआ था जो बस हमारी ओर घूरता रहता। कैप्टन घोस्ट भी हैरान थे। यहाँ गांव में कोई इंसान है नहीं, तो फिर हमें वो लेटर किसने भेजा था? हम गांव में अंदर की ओर बढ़ते जा रहे थे, सभी घरों में देखते हुए जा रहे थे, कोई तो मिले जिससे हम बात कर पाए। कि तभी हमसे कुछ ही दूरी पर वो जो घर था, उस घर से काफी तेज आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा था कि उस घर में कोई बर्तन गिरा हो। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, उस घर में जाकर देखो, उस घर में कौन है जो बर्तन गिराया है? मनोरमा कह रही थी, तेज हवाओं के कारण कोई बर्तन गिरा होगा, वहां भी कोई नहीं होगा। लेकिन मैं चलता उस घर के अंदर गया और तब मैंने देखा वहां घर में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो खाना बना रहा था। वो हमें देखते ही कहने लगा, आप घोस्ट हंटर है ना? मैंने ही आपको वो लेटर लिखा था। तब मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ मैं घोस्ट हंटर ही हूं, लेकिन आप यहाँ पूरे गांव में अकेले व्यक्ति हैं। मैं यहाँ कई घरों में देख चुका हूं, हमें कोई इंसान मिला नहीं, लेकिन आप यहाँ पूरे गांव में अकेले व्यक्ति हैं। सभी गांव के लोग चले कहाँ गए? मैं उनसे इतना बोल ही रहा था कि तभी कैप्टन घोस्ट और मनोरमा भी वहां पे पहुंच आए थे। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहना शुरू किया था, देखिए ये जो यहाँ गांव में वो जो अजीब से बच्चे जो दीवार पे चिपके हुए हैं, वो काफी अजीब बच्चे हैं। गांव वाले जो उन बच्चों की आंखों में देखकर जैसे सम्मोहित से हो गए थे और बाद में वो जमीन के अंदर बने उस बड़े से होल के अंदर कूद पड़े। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं समझ नहीं पाया। मैं उनसे कहने लगा, देखिए पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था यहाँ पे, विस्तार से बताइए,
तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहना शुरू हुए थे, देखिए, जिस दिन यहाँ गांव में वो भवंडर आया था, बच्चों के झुंड वाला भवंडर, उस दिन यहाँ सभी गांव वाले उसे देख रहे थे, अपने घर से बाहर निकलकर देख रहे थे, और एक एक कर सभी बच्चे दीवार से चिपकते गए, और बाद में सभी गांव वाले उस बच्चे की आंखों में देखना शुरू हो गए थे। वो देख रहे थे कि आखिर ये कौन सी बला है जो हमारे घर के दीवार से आकर चिपक गया है। कि तभी उन्हें जैसे कुछ हुआ, वो लोग जैसे सम्मोहित से हो गए थे, और फिर चलते हुए वो गांव के एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गए। मैं सभी लोगों को समझा रहा था, अरे ऐसा मत करो, वो यकीनन कोई शैतान है, उसकी आंखों में मत देखो। लेकिन सभी लोग उसे गौर से देख रहे थे, और एक एक कर सभी गांव के एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर बाद वहां की जमीन फटी थी। मैं अपनी आंखों से देखा था। मैं अपने घर के इसी खिड़की से झांककर बाहर की ओर देख रहा था। वहां जमीन फटी थी, बड़ा सा होल बना था, और उससे एक शैतान बाहर निकला था। उसके बाल पूरी तरह से लाल थे, आंखें पीले रंग की चमक रही थी, और चेहरा पूरी तरह से सफेद था। वो धरती में होल बनाकर, बड़ा सा गड्ढा बनाकर धरती से बाहर निकला था, और बाद में सभी गांव वाले उस गड्ढे के अंदर कूद पड़े थे। वो शैतान भी गड्ढे के अंदर चला गया, और वो गड्ढा पूरी तरह से बंद हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या गांव वाले धरती के अंदर दफन हो चुके हैं, गांव वालों की मौत हो चुकी है, या फिर वो शैतान गांव वालों को अपने साथ लेकर पाताल में तो नहीं चला गया। देखिए, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए मैंने आपको वो लेटर लिखा था कि आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ के रहस्य को सुलझाएं, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे, और मैं हैरान था। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, यकीनन वो शैतान सभी गांव वालों को अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में गया होगा, और अब हमें भी उस पाताल शैतान की दुनिया में जाना होगा, तभी हम यहाँ के रहस्य को सुलझा पाएंगे। आज अमावस्या है, शाम के 6 बजने को है। आज रात ही यहाँ के पहाड़ पे वो खास तरह का दरवाजा खुलेगा, जिससे हम उस शैतान की दुनिया में जा सकते हैं। चलो, हम उस पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। हम उस बूढ़े व्यक्ति से विदा लेकर पहाड़ की ओर बढ़ चले। कुछ ही देर में हम इस पहाड़ तक भी पहुंच आए थे। यहाँ पहाड़ पे ये ऊंचे घने पेड़ जो तेज हवाओं के साथ लहरा रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि मौसम जैसे बारिश का हो। कुछ ही देर में यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। हम उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गए थे। यहाँ पहाड़ पे लाखों पेड़ थे। इन पेड़ों के बीच में उस बरगद के पेड़ को ढूंढना था, जिसमें वो खास तरह का दरवाजा खुलता। रात के 12 बजे वो खास तरह का दरवाजा खुलता। हम चलते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच आए थे, और यहाँ पहाड़ की चोटी पे खड़ा उस बरगद के पेड़ को ढूंढ रहे थे। इस पहाड़ पे कई सारे बरगद के पेड़ थे, और हम समझ नहीं पा रहे थे इन बरगदों के पेड़ में वो कौन सा बरगद का पेड़ है जिसमें वो दरवाजा खुलेगा। यहाँ सभी के सभी बरगद के पेड़ देखने में काफी ज्यादा विशाल, काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, ऐसे कोई उपाय नहीं है। जब तक रात के 12 नहीं बज जाता, तब तक हमें पता नहीं चलने वाला। हमें रात के 12 बजे तक इंतजार करना होगा। जब दरवाजा खुलेगा, तब उस दरवाजे में रोशनी चमकेगी, तभी हम जान पाएंगे कि वो कौन सा बरगद का पेड़ है, कहाँ पे वो दरवाजा खुला है। हम वहीं पहाड़ की चोटी पे बैठ चुके थे और इंतजार करने लगे रात के 12 बजने का। कुछ ही देर में अंधेरा जो यहाँ पूरी तरह से फैल चुका था, यहाँ के सन्नाटे जो अब हमें महसूस होना शुरू हो गए थे, तेज हवाओं के साथ दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज जो हमारे कानों पे साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम वहीं रात के 12 बजे तक बैठे रहे, और रात के 12 बजते ही हमसे कुछ ही दूरी पर वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था, वो पूरी तरह से चमकना शुरू हो गया था। हम समझ गए कि वही बरगद का पेड़ है जिसमें वो दरवाजा खुलेगा। हम भागते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वो बरगद का पेड़ पूरी तरह से चमक रहा था, और हम इंतजार करने लगे उसमें दरवाजा खुलने का। कुछ ही देर में उस बरगद के तने में एक बड़ा सा दरवाजा खुलना शुरू हो गया था। ये चमकता हुआ दरवाजा था, जिससे पीले रंग की रोशनी इतनी तेज निकल रही थी कि हमारी आंखें चुंधिया गई थी। हम सामने का दृश्य कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगे। हमें ये तक नहीं पता था कि हम उस बरगद के पेड़ तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये रोशनी इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चुंधिया गई थी। हम अपने कदम उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ाते गए, और कुछ ही देर में हम उस बरगद के तने तक पहुंच आए थे। हम उस दरवाजे में प्रवेश कर चुके थे, और फिर हमें काफी तेज झटका लगा। जब मैं अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा
मेरे सामने का दृश्य बदला बदला था तो ये जंगल का इलाका, यहाँ भी कई सारे पेड़ थे, लेकिन यहाँ का नजारा ही अलग था। आसमान जो पूरी तरह से काले थे, यहाँ जो पेड़ थे उसका ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह से लाल और नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से काले। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, चलो हम पहुंच आए। यकीनन यही है उन शैतानों की दुनिया। यहाँ के पेड़ों को देखो, जिस तरह उस शैतान के बाल लाल थे उसी तरह यहाँ पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा जो पूरी तरह से लाल है। चलो अब हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। अब हम चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। यहाँ अब भी थोड़ी थोड़ी रोशनी बिखरी हुई थी। वो होता है ना, जब हमारे यहाँ शाम का वक्त होता है तो थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, सूरज डूब जाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, वैसी रोशनी यहाँ पे बिखरी हुई थी। हम चलते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। ये एक पतला सा रास्ता था जिसके दोनों तरफ ऊंचे घने पेड़ थे। ये रास्ता यहाँ के काले पहाड़ की ओर जा रहा था। हम उसी रास्ते पे चलते हुए आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। हम अभी कुछ दूर आगे चले ही थे कि हमारे सामने एक नहर आ गया था। हमें इस नहर को पार कर उस पार जाना था। यह नहर ज्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन इसका पानी ये देखने में काफी अजीब लग रहा था। इस नहर में बहता हुआ पानी जो पूरी तरह से लाल था। पहले तो मैं ऐसा लगा कि ये पानी नहीं बल्कि खून है, लेकिन ये पानी ही था, क्योंकि हम इस पानी में नहर के जमीन को साफ साफ देख पा रहे थे। ये नहर ज्यादा गहरा नहीं था, जिस कारण पानी में डूबे हुए कई सारे पत्थर जो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। तब मनोरमा कहना शुरू हो गई थी, नहर ज्यादा गहरा तो है नहीं, चलिए हम चलते हुए इसे पार कर लेते हैं। लेकिन कैप्टन घोस्ट वो हमें रोकते हुए कहने लगे थे, नहीं नहीं, ये नहर खतरनाक हो सकता है, पहले हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। इतना बोलते हुए कैप्टन घोस्ट वहीं जमीन पे पड़े एक बड़े से पत्थर को उठा लिए थे और वो उस पत्थर को नहर में फेंक चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पत्थर को नहर में फेंका था, वहां नहर के जमीन को चीरकर एक अजीब सा दिखने वाला मछली जो पानी के ऊपर तक आया था और उस पत्थर को हवा में ही निकल गया। ये मछली देखने में काफी अजीब था। इसके दो दांत जो किसी पिशाच के जैसा बाहर की ओर निकला हुआ था। इसकी आंखें जो इंसानों की आंखों जैसा देखने में लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से सफेद। ये मछली तैरते हुए नहर के पानी में जमीन के अंदर समा चुकी थी। और तब कैप्टन घोस्ट कहना शुरू हो गए थे, देखा, तुम लोगों को लग रहा था कि यह नहर ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन असल में यह नहर बहुत ज्यादा गहरा है। ये जो हमें नहर में पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, ये नहर की जमीन नहीं बल्कि छलावा है। कोई भी मछली ऐसे पत्थरों को चीरकर जमीन के अंदर नहीं समा सकती। यकीनन ये नहर की जमीन नहीं बल्कि पानी का ही हिस्सा है जो हमें देखने में नहर की जमीन प्रतीत हो रही है। हम नहर के पानी में चलते हुए नहर को पार नहीं कर सकते। कैप्टन घोस्ट ऐसा कह रहे थे और तब मैं नहर के किनारे किनारे देखना शुरू हो गया था। हो सकता है नहर पे कोई सूखा पेड़ गिरा हो, कोई पेड़ गिरा हो जिसके ऊपर से चलकर हम नहर के उस पार जा सकते हैं। मैं वहां नहर के किनारे किनारे काफी दूर तक देखा, लेकिन वहां नहर पे कोई पेड़ गिरा हुआ नहीं था। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, तुम्हारे पास हथियार है ना, यहाँ नहर के किनारे वाला एक पेड़ काट ही लो। इस पेड़ को इस तरह से काटना कि पेड़ कटकर बिल्कुल नहर के बीचों बीच गिरे, जिसके ऊपर से चलकर हम नहर के उस पार जा सकें। कैप्टन घोस्ट ऐसा कह रहे थे और तब मैं भी अपनी तलवार को निकाल लिया। मैं तलवार के जरिए उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद मैं एक पेड़ जो वहां नहर के किनारे पर लगा हुआ था, उस पेड़ को काटकर नहर के ऊपर गिरा ही दिया। वो पेड़ गिरा भी बिल्कुल वैसे ही था जैसा हम चाहते थे। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, चलो पेड़ के ऊपर से चलते हुए हमें नहर के उस पार जाना है, लेकिन थोड़ा संभल के। वो मछली पानी से बाहर निकलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, छलांगे मारकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। कैप्टन घोस्ट ऐसा कह रहे थे और तब मैं उस पेड़ के ऊपर से चलते हुए नहर के उस पार जाने लगा। लेकिन वो मछली वो छलांगे मारकर पानी से बाहर निकली थी और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मेरे हाथ में ये बड़ा सा तलवार था। मैं ये तलवार उस मछली के शरीर पे दे मारा। उस मछली के शरीर पे बड़ा सा घाव बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मछली बार बार छलांगे मार के मेरे शरीर पे कूदना चाहती थी। वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी और मैं उससे किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर था कि मैं यहाँ नदी में ना गिर जाऊं और मुझे ये भी डर था
कि कहीं वो मछली मेरे शरीर को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। वो मछली बार बार मेरे शरीर पे कूद रही थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। सच बताओ तो मैं सही मौके की तलाश कर रहा था, बस एक बार, और उस मछली का काम खत्म। मैं इस मौके की तलाश कर रहा था और वो समय आ भी गया। वो मछली जब मेरे शरीर पे कूदी थी और तब मैं अपने तलवार उसकी आंखों में घुसा दिया। वो मछली पानी में गिरकर तड़पना शुरू हो गई थी। वो इधर उधर भाग रही थी और तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, बहुत अच्छे, तुमने उस मछली को मार दिया। आगे बढ़ो, नहर को पार करो। फिर मैं नहर को पार किया। उसके बाद कैप्टन घोस्ट और मनोरमा भी, वो भी उस पेड़ पे चलते हुए नहर को पार कर चुके थे। अब हम फिर से उस काले पहाड़ की ओर बढ़ चले थे। यहाँ का भी रास्ता पगडंडियों वाला था। दोनों तरफ अजीब से दिखने वाले ये ऊंचे घने पेड़, और हम उस पगडंडी वाले रास्ते पे चलते हुए काले पहाड़ की ओर बढ़े जा रहे थे। हम अभी कुछ दूर आगे चले ही थे कि तभी यहाँ रास्ते के किनारे किनारे ये जो ऊंचे घने पेड़ थे, उन पेड़ों पे हमें ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर है जो उल्टा होकर लटका हुआ है। पहले तो हमें लगा कि कोई बंदर होगा जो पेड़ से उल्टा होकर लटका हुआ है, लेकिन जब हम काफी नजदीक पहुंचे और तब मैंने देखा ये जानवर बंदर नहीं थे, बल्कि सभी के सभी अजीब से दिखने वाले जानवर थे। उनमें से कई जानवर तो बेंडिगो थे और कई सारे जानवर ऐसे थे जिनका आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर किसी तेंदुआ का। कई ऐसे भी जानवर थे जो देखने में काफी भयानक राक्षस के जैसा लग रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या हमारी दुनिया में आए दिन जो अजीब से दिखने वाले जानवर मिलते हैं, अजीब से दिखने वाले जानवर पाए जाते हैं, वो क्या यहीं से जाते हैं? जैसे कि बेंडिगो, वो तो हमारी दुनिया में कहीं कहीं पाए जाते हैं, इक्का दुक्का पाए जाते हैं। क्या वो जानवर यहीं से हमारी दुनिया में गए होंगे? कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, थोड़ा संभल के, ये जानवर यकीनन ट्रैप की तरह होंगे जो हमें उस काली पहाड़ी पर जाने से रोकेंगे। हम धीरे धीरे कर उस पहाड़ की ओर बढ़े जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन जानवरों की नजर हमारे ऊपर पड़ी, सभी के सभी जानवर पेड़ के ऊपर से कूदना शुरू हो गए थे। सभी पेड़ के ऊपर से कूद रहे थे और सभी अजीब से दिखने वाले जानवर जो हमारे सामने रास्ते पर खड़े हो गए थे, वो हमारी ओर घूरे जा रहे थे। तब कैप्टन घोस्ट अपने हाथ में उस खास तरह के हथियार को पकड़ चुके थे जिसे किसी भी शैतान, भूत प्रेत, पिशाच को बस एक झटके में ढेर किया जा सकता है। ये लाल रंग का चमकने वाला एक छड़ी जैसा हथियार था जिससे लंबी लंबी बिजली की लपटें बाहर की ओर निकल रही थी। इस हथियार का इस्तेमाल तो कैप्टन घोस्ट कभी कभार ही किया करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि सामने खतरा काफी बड़ा है, तभी कैप्टन घोस्ट इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैप्टन घोस्ट के हिसाब से हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा है। कैप्टन घोस्ट हमारी ओर इशारा करते हुए कहने लगे थे, तैयार रहना, ये अब हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तभी वहां हमारे सामने वो जो अजीब से दिखने वाले जानवर खड़े थे, सभी के सभी जानवर अपने दोनों हाथों से छाती को पीटना शुरू हो गए थे। वो अपने हाथों से अपने छाती को पीटे जा रहे थे और अपने सर को ऊपर कर अजीब सी काफी तेज आवाज निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को इशारा कर रहे हों कि यहाँ पे दुश्मन आ चुके हैं। वो काफी देर तक आवाजें निकालते रहे। उसके बाद सभी के सभी अजीब से दिखने वाले जानवर, वो बेंडिगो, वो तेंदुआ जैसा दिखने वाला जानवर, वो शैतान, सभी के सभी हमारे ऊपर कूदना शुरू हो गए थे। वो छलांगे मार मार कर हमारे शरीर पे कूदने की कोशिश कर रहे थे, अपने पंजों से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उनसे बच रहे थे। कैप्टन घोस्ट के हाथ में वो हथियार था जिससे वो सभी जानवरों को एक झटके में ढेर करते जा रहे थे। उनके ऊपर जो कोई भी जानवर हमला करता, वो जानवर बस एक झटके में जमीन के ऊपर बदहवास होकर गिर पड़ता। हम भी उनके साथ साथ जानवरों से लड़ रहे थे, लेकिन वो जानवर ज्यादातर कैप्टन घोस्ट के ऊपर ही हमला कर रहे थे, क्योंकि कैप्टन घोस्ट ही थे जो उनके साथियों को जमीन पे ढेर करते जा रहे थे। सभी जानवर कैप्टन घोस्ट के ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन कैप्टन घोस्ट सभी जानवरों को जमीन पे ढेर कर चुके थे। और फिर उस हथियार को रखते हुए कहने लगे, सभी शैतान जमीन पे ढेर हो गए। इसे जानवर समझने की गलती मत करना, ये जानवर नहीं थे, सभी के सभी शैतान थे, अजीब से दिखने वाले शैतान, खास तरह के शैतान। चलो अब हमें आगे बढ़ना है। उस पहाड़ी पे देखो धुएं उठने लगे हैं। पहले तो वहां धुएं नहीं उठ रहे थे, शायद इन शैतानों ने उन्हें संकेत दिया है। उस पहाड़ी पे जो कोई भी होगा, उन्हें इन शैतानों ने संकेत दिया था, वो तेज आवाजें लगाकर।
शायद इसीलिए उस काली पहाड़ी पे रहने वाला शैतान भी हमसे लड़ने की तैयारियां कर रहा होगा। थोड़ा सावधान रहना। चलो आगे बढ़ो। फिर हम चलते उस काली पहाड़ी की ओर बढ़ चले और कुछ ही देर में हम उस काली पहाड़ी के काफी नजदीक पहुंच आए थे। वहां पहाड़ी पे चढ़ने के लिए पत्थर को काटकर सीढ़ी बनाया गया था, लेकिन पूरे सीढ़ी पे लाश खड़े थे, मुर्दा लाश थे, ज़ॉम्बी थे जिनके शरीर से मांस सड़ने की बदबू यहां तक आ रही थी। उनके हाथ में एक चमचमाता हुआ तलवार था। वहां ऐसे कई सारे ज़ॉम्बी थे और सभी ज़ॉम्बी के हाथ में चमचमाता हुआ तलवार। वहां सारे के सारे ज़ॉम्बी सीढ़ी पे इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। अगर हमें उस काली पहाड़ी पे चढ़ना था तो हमें उन ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता, उनसे मुकाबला करना पड़ता। हम चलते उस पहाड़ी की सीढ़ी तक पहुंच आए थे। तब वो ज़ॉम्बी हमें देखते उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे थे। वो सीढ़ी के जरिए धीरे धीरे कर हमारी ओर बढ़ने लगे थे और हम भी अब तैयार थे। हम अपने हाथों में तलवार पकड़ चुके थे, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार तो बहुत ही धीमी थी। वो सीढ़ी से बहुत ही धीमे धीमे उतर रहे थे। तब मनोरमा हंसते हुए कहने लगी थी, ये हमसे मुकाबला करेंगे? इतने बड़े बड़े शैतान तो हमारे सामने टिक नहीं पाए, और ये धीमी धीमी चलने वाले ये ज़ॉम्बी, ये हमसे लड़ पाएंगे क्या? तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, देखो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। अगर वो शैतान इस पहाड़ी पे इन ज़ॉम्बीज़ को रखा है तो वो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे कर सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ आ रहा था और तब मैं उनसे कहने लगा था, अरे यार वो कब तक यहाँ नीचे आएगा? चलो हम उसके पास चलते हैं और उसे मुकाबला करते हैं। इतना बोलकर हम सीढ़ी पे चढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही हम अपना कदम सीढ़ी पे रखे थे हमारे पांव फिसल रहे थे। हम जमीन पे नीचे गिर चुके थे। तब कैप्टन घोस्ट का कहना था, देख लिए, इसीलिए वो ज़ॉम्बी इतने धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। हम पहाड़ पे सीढ़ी के जरिए चढ़ ही नहीं सकते, हमारे तो पांव फिसल रहे हैं। तब मनोरमा का कहना था, कोई बात नहीं, हम इस सीढ़ी के जरिए नहीं चढ़ सकते तो हम ऐसे चढ़ते हैं। इस पहाड़ पे तो पेड़ पौधे नहीं है, झाड़ियां नहीं है, हम पत्थरों के जरिए यहाँ पहाड़ पे चढ़ते हैं। तब हमारा पैर भी नहीं फिसलेगा और इन ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैप्टन घोस्ट भी मान गए थे और फिर हम पहाड़ के किनारे किनारे कुछ दूर आगे जाने के बाद पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन हमारे पांव जल रहे थे। हम जैसे ही अपने कदम उस पहाड़ पे रखते हमारे पांव के नीचे से आग निकलना शुरू हो जाता। हम ऐसे भी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते थे। हमारे पास बस एक ही रास्ता था, उन ज़ॉम्बीज़ से मुकाबला करो और उस फिसलते हुए सीढ़ी के जरिए इस पहाड़ पे चढ़ो। हम चलते हुए फिर से सीढ़ी तक पहुंच आए थे। वो ज़ॉम्बी भी अब पूरी तरह से नीचे उतर चुका था और अब वो हम पर हमला करने के लिए तैयार था। वो अपने हाथ में उस चमचमाता हुआ तलवार को ऊपर उठा चुका था और बस हमारे ऊपर हमला करने के लिए हमारी ओर दौड़ा आ ही रहा था। लेकिन अब भी उसकी रफ्तार तो बहुत ही धीमी थी। वो काफी धीरे धीरे दौड़ पा रहा था और फिर हम अपने हाथों में तलवार को पकड़ लिए। वैसे धीरे धीरे दौड़ता हुआ सभी ज़ॉम्बी हमारे पास आया और हमारे ऊपर वार करना शुरू हो गया, लेकिन हम उनके वार से बहुत ही आसानी से बच पा रहे थे। उनके वार में दम तो था, लेकिन वो फूर्ति नहीं थी। वो एक बार वार करता, फिर दोबारा वार करने में उसे काफी ज्यादा टाइम लगता था। वो धीरे धीरे अपने हाथ को उठाता और फिर हमारे ऊपर वार करता। हम आसानी से उसे लड़ पा रहे थे। हम ज़ॉम्बीज़ के सर काटते जा रहे थे, हाथ काटते जा रहे थे और कई ज़ॉम्बी जो वहां जमीन पे गिर चुके थे। हम ऐसे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे उन ज़ॉम्बीज़ की सच्चाई भी पता चल गई। ये सारे ज़ॉम्बी जो दोबारा उठकर खड़े हो रहे थे, दोबारा से अपने शरीर में हाथ को लगाते, सर को लगाते और फिर से हमारे सामने मुकाबला करने आ जाते। हम इससे हार तो नहीं सकते थे, लेकिन हम इनसे मुकाबला ही करते रह जाते। हम इस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाते। ऐसे तो ये ज़ॉम्बी का कभी अंत ही नहीं होगा। हम इसे मारते रहेंगे और फिर से ये दोबारा से अपने शरीर में हाथ को लगाएगा, सर को लगाएगा और फिर ये हमसे मुकाबला करने आ जाएगा। तब कैप्टन घोस्ट करने लगे थे, देखो इसे भी खत्म करने का एक उपाय है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें इससे मुकाबला करना छोड़ मेरे साथ पीछे भागना पड़ेगा, इस ज़ॉम्बी से दूर भागना पड़ेगा। कैप्टन की बातें सुन मैं समझ नहीं पाया। ज़ॉम्बी से दूर भागने के बाद हम भले बच सकते हैं, लेकिन इन लाशों का अंत कैसे होगा? ये तो जिंदा ही रहेंगे ना। इतना बोलकर कैप्टन घोस्ट पीछे भागना शुरू हो गया था, पहाड़ के किनारे किनारे भागना शुरू हो गया था और मैं भी उनके पीछे पीछे भागता जा रहा था। मनोरमा भी
मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। कैप्टन घोस्ट कुछ दूर तक आगे गए। उसके बाद वो पहाड़ के किनारे एक जगह पर खड़े हो गए। हम भी उनके पास पहुंचकर उनके सामने खड़े हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कैप्टन घोस्ट करना क्या चाहते हैं। वो सारे ज़ॉम्बी जो धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए हमारी ओर बढ़े आ रहे थे। तब कैप्टन घोस्ट मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, देखो अभी कैसे इस ज़ॉम्बीज़ का अंत होता है। वो सारे ज़ॉम्बी कुछ ही देर में धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास पहुंच आए थे और हमसे लड़ना शुरू हो गए थे। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, इन सभी ज़ॉम्बी को यहाँ पहाड़ के ऊपर धक्का दो। इनके शरीर में फुर्ती तो है नहीं, जिस कारण ये पहाड़ के ऊपर से उठ नहीं पाएंगे, और पहाड़ से तो आग निकलती है जिस कारण इसके शरीर जलना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ही ये सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाएंगे। मैं भी समझ गया था। अब हम उन ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू हो गए थे। सभी ज़ॉम्बी के सर हाथ पांव काट काट के उसे पहाड़ के ऊपर धक्का देते जा रहे थे। सारे ज़ॉम्बी जब तक अपने हाथ को अपने शरीर में लगाते, अपने सर को शरीर में लगाते, तब तक तो उनका शरीर जलना शुरू हो जा रहा था। उनके शरीर में आग लग जा रहे थे। ऐसे ही वहां सारे ज़ॉम्बी धू धू करके जलना शुरू हो गए थे। और फिर हम चलते हुए सीढ़ी तक पहुंच आए थे। अब हमें इस फिसलन भरे सीढ़ी पे चढ़ना था, काली पहाड़ी पे चढ़ना था। हम जैसे तैसे कर फिसलन भरे सीढ़ी के जरिए इस काली पहाड़ी पे चढ़ चुके थे। भले ही हमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार हम इस काली पहाड़ी पे चढ़ चुके थे। और जब मैं उस काली पहाड़ी पे पहुंचा और सामने का नजारा देखा, उसे देख मैं पूरी तरह से समझ गया था कि ये शैतान बच्चों को क्यों गायब कर रहा था। उस गांव के सभी इंसानों को ये शैतान अपने साथ क्यों लेकर आया था। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। इन मशीनों के जरिए सभी इंसानों को शैतान में बदला जा रहा था, अजीब से दिखने वाले शैतान के रूप में। वहां सामने एक बड़े से सिंहासन पे अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। ये वही व्यक्ति था, वही शैतान था जिसके बाल पूरी तरह से लाल थे, चेहरा पूरी तरह से सफेद और आंखें पीले रंग की चमक रही थी। हम चलते हुए शैतान की ओर बढ़ने लगे। ये वही शैतान था जो बार बार डायलॉग मारा करता था, दुनिया काली हो। हम उस शैतान के पास पहुंचे और वो शैतान हमें देखते ही अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ था और अपने चेहरे पे 5 उंगलियों को फेरते हुए कहने लगा, दुनिया काली हो। उसके सिंहासन के आसपास जमीन से आग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सिंहासन जैसे ज्वालामुखी के बीच बना हो, वो ज्वालामुखी के बीच बैठा करता हो। उसके सिंहासन के अगल बगल में 2 अजीब सा दिखने वाला जानवर खड़ा था, या फिर कहीं शैतान खड़ा था। वो दोनों शैतान हमारी ओर देखते हुए गुर्राया जा रहा था, और वो पाताल शैतान अपने चेहरे पे 5 उंगलियों को फेरते हुए कहे जा रहा था, दुनिया काली हो। आओ घोस्ट हंटर, तुम जोसेफ हो ना, और ये कैप्टन घोस्ट। बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे। मुझे तो लगा था कि तुम लोग बहुत जल्द आ जाओगे, लेकिन तुमने तो आने में काफी देर कर दी। अब तक तो तुम्हारे दुनिया के सभी इंसानों को मैं जानवर में बदल चुका हूं, और जो बचे हुए हैं उनके शरीर को भी मशीन के जरिए जानवर में बदला जा रहा है। अब तुम्हारे यहां आने का क्या फायदा? बताओ, क्यों यहां पे आए हो? क्या लेना पसंद करोगे, खून या फिर हड्डियां? वो पाताल शैतान हमसे ऐसा कह रहा था, और तब कैप्टन घोस्ट चिल्लाते हुए कहने लगे थे, तुम्हारी जान, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहां पे आया हूं। बहुत ही जल्द तुम हमारे सामने अपने नाक रगड़ते हुए नजर आओगे, अपने जान की भीख मांगते हुए नजर आओगे। कैप्टन घोस्ट की यह बात सुनकर वो पाताल शैतान जैसे आग बबूला हो गया था। वो अपने दोनों हाथों को फैलाया और अपने सिंहासन के पास से उड़ता हुआ कैप्टन घोस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया था। और वो कैप्टन घोस्ट की आंखों में आंखें डाल कहने लगा, क्या बोल रहे हो? तुम मेरी जान लेने के लिए यहाँ पे आए हो? मैं तुम्हें खाने पीने के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या लेना पसंद करोगे? और तुम हो कि मरने मारने की बातें कर रहे हो? देखो, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें पता है मेरे पास कितने शैतानों की शक्ति है? छोड़ो, तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, आओ मेरे साथ मुकाबला करो। मैं उन आम शैतानों में से नहीं जिसका अब तक तुमने सामना किया है, जिसे अब तक तुमने हराया है। मैं हूं पाताल शैतान, शैतानों का राजा। तो हो जाए 2-2 हाथ। वो पाताल शैतान कैप्टन घोस्ट की आंखों में आंखें डाले सा कह रहा था, और कैप्टन घोस्ट भी अपने पीठ के पीछे से तलवार को निकाल चुके थे। वो पाताल शैतान अपनी आंखें बंद किया ही था कि उसकी आंखों में चमचमाता हुआ तलवार आ चुका था, और फिर वो दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े थे।
वो दोनों आपस में लड़े जा रहे थे और तभी वो पाताल शैतान कैप्टन घोस्ट को जमीन पे गिरा चुका था। उस पाताल शैतान की ताकत इतनी ज्यादा थी, वो बस कैप्टन घोस्ट के ऊपर अपने तलवार से वार किया था और कैप्टन घोस्ट अपने तलवार से उसके वार को रोका था। लेकिन कैप्टन घोस्ट उस पाताल शैतान से 10 कदम पीछे जाकर गिरा था, जमीन पे जाकर गिरा था। हम कैप्टन के सामने खड़े थे। मैं कैप्टन से इशारा करते हुए कहने लगा, क्या हम लड़े? लेकिन कैप्टन ने साफ साफ मना कर दिया। वो जमीन से उठते हुए कहने लगे, नहीं, ये मुकाबला मेरे और पाताल शैतान के बीच है, इसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। वो इतना बोल ही रहे थे कि तभी वो पाताल शैतान उड़ता हुआ कैप्टन घोस्ट के सामने आकर खड़ा हो गया था और फिर वो पाताल शैतान कैप्टन घोस्ट के शरीर पे लात मार कैप्टन को जमीन पे गिरा दिया और फिर उसके छाती पे अपने लात को रखता हुआ कहने लगा, क्या बोल रहे थे तुम मेरी जान लोगे? लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखो तुम कैसे धूल चाट रहे हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि तुम मेरा नाक रगड़ पाओगे। अब बताओ कौन किसके पैर में नाक रगड़ रहा है? वो पाताल शैतान कैप्टन से ऐसा कह रहा था और कैप्टन अपने कमर के पास से उस हथियार को निकाल चुका था जिसे किसी भी शैतान को बस एक झटके में ढेर किया जा सकता है। वो लाल रंग का चमचमाता हुआ हथियार जिससे बिजली की लंबी लंबी लपटें बाहर तक निकल रही थी। कैप्टन घोस्ट अपने हाथ में उस हथियार को पकड़ चुका था और जैसे ही वो पाताल शैतान अपने तलवार से कैप्टन घोस्ट के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी कैप्टन घोस्ट उस हथियार को पाताल शैतान के सर पे दे मारा। वो पाताल शैतान अपने तलवार को हवा में उठाए पूरी तरह से मिट्टी की मूर्ति में बदल गया था और कुछ ही देर में वो मूर्ति मिट्टी के ढेर में। तब कैप्टन घोस्ट अपनी जगह पे उठ खड़ा हुआ और अपने सर से धूल को झाड़ते हुए कहने लगा, हल्के में ले रहा था, हम भी खुश थे। चलो आखिरकार इस पाताल शैतान का अंत हो ही गया। वहां वो जो जीव से दिखने वाले जानवर थे, कई सारे जानवर थे, सभी जानवर इस काली पहाड़ी से नीचे उतर जंगलों की ओर भाग गए थे। जब राजा की मौत हो जाए तो सैनिक इधर उधर भाग ही जाते हैं। हम काफी ज्यादा खुश थे। अब हम अपनी दुनिया में वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ ये जो मिट्टी का ढेर था उससे काले रंग की परछाई बाहर निकलना शुरू हो गई थी। ये उस पाताल शैतान का आत्मा था और वो पाताल शैतान उस मिट्टी की ढेर से बाहर निकल कैप्टन घोस्ट के सामने खड़ा होकर कहने लगा, तुमने मुझे मार तो दिया लेकिन तुम मेरा अंत नहीं कर पाए। तुम्हें पता है तुम्हारी दुनिया में आए दिन वो जो जीव से दिखने वाले जानवर पाए जाते हैं, बेंडिगो और भी कई तरह के जानवर जो इंसानों के जैसा दिखते हैं, वो तुम्हारी दुनिया में कहां से आते हैं? उन्हें मैं भेजता हूं तुम्हारी दुनिया में तबाही मचाने के लिए। जरा तुम खुद सोचो कि जब एक बेंडिगो तुम्हारी दुनिया में काफी तबाही मचा सकता है, तो जिस दिन मैं अपने साथ सभी जानवरों को लेकर तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया, अजीब से दिखने वाले इन जानवरों को लेकर तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया, उस दिन तुम्हारी दुनिया तो काली हो ही जाएगी ना। वो पाताल शैतान ऐसा कह रहा था और तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, लेकिन तुम आजाद रहोगे तब न ऐसा कर पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए आजाद छोड़ूंगा ही नहीं। कैप्टन घोस्ट मेरी ओर इशारा करते हुए कहने लगे थे, कैद करो इसे। वहां वो पाताल शैतान वहां से भागना चाहता था, लेकिन तब तक मैं अपने इस लॉकेट को पकड़ चुका था जो मुझे भारत में उस तांत्रिक बाबा ने दिया था। मैं इस लॉकेट की मदद से किसी भी भूत प्रेत पिशाच को कैद कर सकता हूं। मैं इस लॉकेट को पकड़ा हुआ था और अपने मन में कहना शुरू हो गया था, मेरे सामने ये जो पाताल शैतान है ये मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो जाए। मेरे इतना मन में सोचते ही मेरे इस लॉकेट से एक लेजर लाइट सी निकली जो उस काली परछाई पे जाकर लगी। वो पाताल शैतान वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये लेजर लाइट उस काली परछाई से टकराई, वैसे ही वो काली परछाई अपनी जगह पर अटक चुकी थी। वो पाताल शैतान अपनी जगह पर अटक चुका था और फिर देखते ही देखते उस पाताल शैतान की आत्मा मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो गई। तब कैप्टन घोस्ट कहने लगे थे, आखिरकार उस पाताल शैतान का खात्मा हो ही गया। चलो अब हम अपनी दुनिया वापस चलते हैं। वहां पाताल शैतान के सिंहासन को देखो, वो चमक रहा है ना, यकीनन वही है इस दुनिया से हमारी दुनिया में जाने का रास्ता। हमें कैसे भी करके उस पाताल शैतान के सिंहासन तक पहुंचना है। वहां तक जाने का रास्ता बना हुआ तो है ही। चलो
हम उसी रास्ते से उस सिंहासन तक जाते हैं। फिर हम चलते हुए उस पाताल शैतान के सिंहासन तक पहुंच आए। और सच में जैसे ही हम उस सिंहासन तक पहुंचे थे और उस सिंहासन पर बैठने के बाद ये बोला था कि हम अपनी दुनिया में पहुंच जाए, पृथ्वी पे पहुंच जाए, वैसे हमें काफी तेज झटका लगा। हमारी आंखें बंद हो गई और जब हमारी आंखें खुली तब हम अपनी दुनिया में थे। ऐसे हम एक एक कर अपनी दुनिया में आ चुके थे और फिर हम अपने ऑफिस पहुंचे और आज यहाँ ऑफिस में बैठे किसी नए लेटर का आने का इंतजार कर रहे हैं। समय बीता और 2 दिन बाद ही हमारे पास एक ऐसा लेटर आ भी गया जिसमें ऐसे ही किसी रहस्यमय केस की तलाश में हमें फिर से गांव में जाना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस गांव के रहस्यमय केस की कहानियां सुनना चाहेंगे? क्या आप उस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ, मैं कहानी बनाने में ऐसी क्या गलती कर रहा हूं, आप मेरे गलतियों को भी जरूर गिनवाना ताकि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे किसी रोमांचक कहानी के साथ।